So, good evening, guys. My name is Sachin, and today we will cover the topic and totally complete the topic that is break even analysis. Now, this topic is the part of the industrial engineering subject of mechanical engineering. In this topic, first of all, we will cover the basic concepts and how we will apply those concepts in the practical applications. So, let us start the topic break even analysis. So students, we will start the topic break-even analysis. First of all, we will write down the topic name, that is break-even analysis. ब्रेक इवन का मतलब है, मतलब जिसका हमने एनालिसिस करना है। किसका एनालिसिस करना है? ब्रेक इवन का। तो कोई भी जैसे कंपनी है, कोई प्रोडक्शन कंपनी है, सपोज वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब उसने अपना सेटअप बनाया, उसमें उसका कुछ खर्चा आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद फिर वो उन प्रोडक्ट्स को जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उन्हें बेचेगा। तो कुछ समय बाद जो है कंपनी का प्रॉफिट आना स्टार्ट होएगा। तो उसका मतलब जो वो जो जिस पॉइंट के बाद जो प्रॉफिट स्टार्ट होगा वो होता है ब्रेक इवन। तो इसलिए हमें ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना जरूरी है कि कैसे हम उस चीज को समझें। अब उस चीज को समझेंगे हम बाय द बेसिक फॉर्मूलाज, व्हाट आर द कंसेप्ट बिहाइंड ब्रेक इवन। तो एक एक करके हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कंपनी ने कुछ कॉस्ट लगाई, कंपनी का कुछ खर्चा आएगा, मशीनरी खरीदेगा, लेबर लगाएगा, उनकी वेजेस देगा। इसी हिसाब से फिर जब प्रोडक्ट फाइनली मैन्युफैक्चर होगा उसको कंपनी फिर बेचेगी, सेल करेगी। तो सेल करेगी तो उसके बदले में जो पैसा आएगा वो कंपनी की क्या है? सेल्स, उसकी कमाई। अब कमाई भी है लेकिन साथ में खर्चा भी है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा प्रॉफिट। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब इसको टॉपिक को हम सबसे पहले देखेंगे। एक छोटा सा फार्मूला है, टोटल सेल्स। राइट डाउन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो अभी मैंने जिक्र किया था, टोटल कॉस्ट जितना खर्चा आया कंपनी का प्लस प्रॉफिट। तो इस तरह से हमने फार्मूला जो है डिवाइड करा है ब्रेक इवन एनालिसिस का। अब इनका जो हम देखेंगे, ये जो मैंने थ्योरेटिकल वर्ड्स लिखे हैं, अब इनको कैसे डेजिग्नेशन हमने दिया है वो एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टोटल सेल्स की अगर हम बात करें, so this is depicted by capital S, and total cost is depicted by F प्लस में कैपिटल V, कैपिटल F कैपिटल V। अब कैपिटल F बच्चों है फिक्स्ड कॉस्ट और कैपिटल V है वेरिएबल कॉस्ट। अब कैपिटल और स्मॉल का भी फंडा क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। प्लस प्रॉफिट को हमने लिख दिया P। नाउ कैपिटल S की जगह हम लिखेंगे स्मॉल s मल्टीप्लाई x इक्वल टू, कैपिटल F को कैपिटल F लिखे रहने दो, कैपिटल V को हम लिखेंगे स्मॉल v इंटू एक्स, प्लस P को एज इट इज लिख दो। अब ये जो x है ये क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर कंपनी जो है प्रोड्यूस कर रही है और फाइनली उसको सेल कर रही है। सो दिस x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स।
तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी प्रॉफिट किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 मिनट। तो ये बच्चों आ जाएगा पी का फॉर्मूला बन जाएगा S-V, S-V इंटू एक्स माइनस एफ। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये आप लोगों को पता है किसकी इक्वेशन है? इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप लोगों को आइडिया होगा, बेसिक जो लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वो क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां आप देख सकते हो कि जो y ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है x, x के साथ। भाई x जितनी यूनिट्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, उन्हें बेच रही है, सेल्स हो रही है उसके बदले में। अब इसके साथ जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो ये आपका m है स्लोप। इसमें स्लोप क्या है? S-V। और c क्या होता है लाइन की इक्वेशन में? y इंटरसेप्ट। तो ये f क्या है इसका? y इंटरसेप्ट, नेगेटिव y इंटरसेप्ट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो इसमें अब आपको हम बात करेंगे, ये क्या है S-V। पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा? इसको हम बोलते हैं बच्चों कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन। कि भाई कितना कंट्रीब्यूशन है किस चीज में? प्रॉफिट में। अब जैसे ये जो S और V है, S क्या है? दिस इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। और जो स्मॉल v है, ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अब देखो कॉस्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो ये है कि जैसे कंपनी ने एक ढांचा खड़ा कर दिया, मशीन खरीद ली, फिक्स हो गया, एक बार 2 लाख की या 2 करोड़ की मशीन खरीदी, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा कि अब आप एक यूनिट बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो अगर एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सपोज कुछ खर्चा आ रहा है, 2 यूनिट कर रहे हो तो उसके साथ और खर्चा बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट इसको हम बोल रहे हैं। तो ये जो स्मॉल एस और स्मॉल वी है, दीज आर पर यूनिट। मतलब एस क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और स्मॉल वी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जितने में बेचा, जितना कॉस्ट आया, वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट पर यूनिट। भाई एक यूनिट में कितना प्रॉफिट? प्रॉफिट पर यूनिट। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हमने एक यही चीज देखी है सिंपल, एस इज इक्वल टू एफ प्लस वी प्लस पी। फिर यहाँ से पी इज इक्वल टू, हमने S-V इंटू एक्स माइनस एफ ये निकाला। तो ये इक्वेशन किसकी है? लाइन की है। ये भी हमने ऐसे इसके साथ कंपेयर करके हमने डिस्कस कर लिया, और हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन क्या है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक यूनिट आती है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एक और फार्मूला है। क्या बोला मैंने? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसको हम लिखते हैं C/M। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों, ये एक यूनिट के हिसाब से है, जबकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम पूरा का पूरा सभी यूनिट्स, कितनी यूनिट? एक्स यूनिट्स। एक्स यूनिट्स की बात चल रही है, एक्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक्स यूनिट्स बेचे जा रहे हैं। तो एक्स यूनिट्स के हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो हम लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S-V इंटू एक्स। तो टोटल एक्स यूनिट्स के लिए जो S-V है, वो हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसको अगर बच्चों फार्मूले में देखें, ये देखो S-V इंटू एक्स, ये पूरा हिस्सा,
मतलब ये पूरा हिस्सा जो है क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इस इक्वेशन में अगर हम देख रहे हैं कि एस माइनस वी इंटू एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, पी प्लस एफ के बराबर हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का एक और फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, पी प्लस एफ। कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन एस माइनस वी इंटू एक्स भी है और ये एफ प्लस पी भी है। अब फर्क जो है हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या फर्क है। देखिए कंट्रीब्यूशन, कहीं भी आप जाते हो प्रैक्टिकली कहीं जाते हो, आपसे सामने वाला व्यक्ति पूछता है भी आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि क्या फायदा है, क्या क्या चीज है। तो इसमें फायदा किस चीज में है, यही है कंपनी ने एक्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे, फिर कंपनी ने सपोज एक्स यूनिट्स बेचे, तो एक यूनिट के हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन, उसका फायदा, प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट, देखो फार्मूला स्क्रीन में लिखा हुआ है, वो तो कंट्रीब्यूशन है। बट कंट्रीब्यूशन के साथ एक शब्द जुड़ गया, मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को समझने के लिए हम कहेंगे कि भाई ये जो है आपका चेंज इन प्रॉफिट है, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट। अभी आप इसको समझेंगे आगे, तो इसको अभी आप फिलहाल ऐसे इसके नीचे लिख लो, दिस इज चेंज। ये इसका सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस या इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में चेंज, मतलब कैसे, देखो समझ सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, वो हम ऐसे समझेंगे। अभी यहाँ बात चल रही थी एक यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन, वो हमें समझ में आ गया। अब कंपनी एक यूनिट थोड़ी बना रही है, दो बनाएगी, फिर तीन चार, बढ़ती जाएगी प्रोडक्शन। तो बढ़ती जाएगी प्रोडक्शन, तो क्या फर्क आ रहा है उसमें, प्रॉफिट में, तो वो मार्जिन घटता जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मार्जिन किस चीज का, मार्जिन इस चीज का कि कंपनी ने पहले खर्चा करा, फिक्स्ड कॉस्ट लगाई, मशीनरी खरीदी, फिर भी उसके बाद भी कंपनी वेरिएबल कॉस्ट भी चल रही है, एक यूनिट बनाने में, हर यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने में खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेबर की कॉस्ट है, मशीन रनिंग, बिजली का खर्चा, और भी खर्चे, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो जैसे जैसे कंपनी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम कहेंगे ब्रेक इवन, जो शुरू में मैंने डिस्कस करा था। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक तो कंपनी ने जो खर्चा करा है उसी की भरपाई होगी, सामान बेच के जो उसकी कमाई आएगी उससे। फिर एक ऐसा पॉइंट आके कि भरपाई हो गई, अब प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू करेगा। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए सीएम, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये हो गया बच्चों कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसके दो फार्मूले हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो लेट अस सी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पीवी रेशियो, पीवी रेशियो ऐसे बोल देते, पीवी रेशियो। पी का मतलब प्रॉफिट और वी का मतलब वॉल्यूम, तो पीवी रेशियो। इसका फॉर्मूला लिख लो, ये होता है बच्चों सी एम डिवाइडेड बाई एस, सी एम डिवाइडेड बाई एस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब देखिए प्रॉफिट अभी हमने देख लिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये सारा प्रॉफिट से रिलेटेड है, न्यूमरेटर। वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज का, यूनिट्स का। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात चल रही है, अब यूनिट्स बेची जा रही हैं, तो उसका टोटल सेल प्राइस, सेल्स इन रुपीज कह दो या सेलिंग प्राइस बोल दो, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ऊपर हमने देखो ये लिखा है ना कैपिटल एस। अब ये कैपिटल एस क्या है, एस इंटू एक्स, मतलब एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स और एस सेलिंग प्राइस वन यूनिट। ऐसे ही कैपिटल वी क्या है, वी इंटू एक्स, ये नीचे हमने लिखा हुआ है, कैपिटल एस क्या है, एस इंटू एक्स। तो अगर
कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये चीज अगर इसको हम एस से डिवाइड कर दें, वही रेशियो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इनमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, बोलचाल के शब्द हैं। कंपनी में इन चीजों को महत्व दिया जाता है, इन चीजों को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है, इनका कैलकुलेशन किया जाता है। तो वहां पे फॉर इजी एनालिसिस ऑफ द डाटा, तो ये चीजें टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मोटा मोटा इंसान समझ सकता है, भाई प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात चल रही है। वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम किस चीज का है, कंपनी अल्टीमेटली फाइनली चीजों को बेच रही है, तो वॉल्यूम मतलब सेल्स की बात कर रहा है वो। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो अगर हम इसका फार्मूला देखें, आगे सिंप्लीफाई करें, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एस माइनस वी इंटू एक्स। बस अब हम डाटा को सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, डिवाइडेड बाई एस की जगह हम क्या लिखेंगे, एस इंटू एक्स। बस अब एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये काट दो आप, न्यूमरेटर का एक्स, डिनोमिनेटर का एक्स कट गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका एस माइनस वी बटे में एस। तो एस माइनस वी बटे में एस। अब सपोज आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, कोई डाटा है कंपनी का, और आपने वैल्यूज भरी सिंपली, तो मान लिया ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया 0.4 या 4/10 या 0.4। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 0.4। देखिए इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, कि भी टोटल सेल्स, सपोज आपकी सेल्स जो है, आपने सामान बेचे, कितनी भी आइटम्स बेची कंपनी ने, कंपनी को 100 रुपीज का इनकम हुई, 100 रुपीज। अब उस 100 रुपीज में से 40 रुपीज, मतलब उसका 0.4, मतलब उसका 40%, मतलब 40 रुपीज कंपनी का क्या है, प्रॉफिट। वॉल्यूम कितना है, 100, 100 वॉल्यूम है, मतलब इतना सामान बेच दिया, उसका इनकम आई 100 रुपीज जेब में आई, कंपनी के मालिक के 100 रुपीज जेब में आई, बट उस 100 रुपीज में से 40 रुपीज प्रॉफिट है। तो ये तो ये चीज है आपकी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो ये हमने एग्जांपल इसमें समझ लिया। मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये है कि 40%, मिनट, इसका मतलब है 40, इसका मतलब आपका 40% आउट ऑफ द टोटल सेल्स इज प्रॉफिट। 40% आउट ऑफ द टोटल सेल्स इज प्रॉफिट। अब यही फार्मूला जो भी हमने लिखा है, एस माइनस वी बटे में एस, क्या होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब इसको और घुमा फिरा के हम, ये जो चीज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, ये जो न्यूमरेटर है, अब देखो ध्यान से, ये जो न्यूमरेटर है एस माइनस वी इंटू एक्स, ये एक्चुअली में क्या है, ये यही तो है, पी प्लस एफ। और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है आपका बेटा एस, एस एक्स को हम क्या बोलते हैं, एस। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फार्मूला क्या होगा, ये जो पीवी रेशियो है, इसको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस माइनस, इसको हम लिख देंगे न्यूमरेटर को पी प्लस एफ, और डिनोमिनेटर को हम लिख देंगे एस, डिनोमिनेटर को हम लिख देंगे एस। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के। अब आप देख सकते हो, ये जो रेशियो है, ये कांस्टेंट है, ये जो पूरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने देखा, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, आप देख सकते हो इसकी तीनों टर्म्स कांस्टेंट है।
फिक्स है कंपनी का, जो प्रोडक्ट सपोज बनाया उसका रेट बेचने का, सपोज 10 रुपीज पर यूनिट बिकेगी, फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट ये भी फिक्स है कि एक यूनिट पे कैलकुलेशन पूरा करके कंपनी एक एक जो है स्टैंडर्ड निकल जाता है कि ये एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट उतना खर्चा इतना आएगा। एस फिर एस भी कांस्टेंट है, तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, तो ये रेशियो अल्टीमेटली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम कहेंगे कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि वट एवर चेंजेस आर मेड इन एस, जो भी चेंजेस इसमें आ रहे हैं, इसमें एस में, क्योंकि एस तो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इसके अंदर एक्स है, एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, वो वेरी करती जा रही हैं, कभी ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रही कभी कम मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये कहने का मतलब है कि एस कुछ भी हो कंपनी के जेब में, एस कुछ भी हो, चाहे 100 रुपीज आए, चाहे 80 रुपीज आए, चाहे 130 रुपीज आए, कुछ भी आए, चेंजेस बी मेड इन पी, चेंजेस विल बी मेड इन पी, कोरेस्पोंडिंग चेंजेस विल बी मेड इन पी। उसी हिसाब से चेंजेस इसमें आएंगे पी में। ठीक, बाकी सिस्टम बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। एस में जो भी चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, पी में आएंगे। देखो दोबारा बता देता हूँ, मैंने कहा कि एस भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट है। ये तीनों जो स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं ये तीनों कांस्टेंट है, फिक्स है। पर यूनिट कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस फिक्स है। तो ये पूरा जो ओवरऑल कांस्टेंट है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या है, उसका मतलब हम इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करेंगे। उसका मतलब ये है, एफ फिक्स्ड कॉस्ट ये भी फिक्स है, मशीनरी की कॉस्ट जो भी है ये फिक्स है। तो केवल वेरिएबल क्या है, पी और एस। तो जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव एस में आ रहे हैं, जो भी बदलाव, ध्यान से सुना, एस में आ रहे हैं जो भी बदलाव, क्या आपका कमाई कंपनी की 100 रुपीज हो रही है या 120 हो रही है, कुछ भी जो आ रहा है एस में, उसके ही हिसाब से क्या चेंज होगा, प्रॉफिट। उसी के हिसाब से क्या चेंज होगा, प्रॉफिट। तो ये मतलब है। तो आप एस और पी का रिलेशन इस फॉर्मूले में समझोगे, पीवी रेशियो में किस किस के बीच में, एस और पी, एस और पी। वट एवर चेंजेस आर मेड इन एस, कोरेस्पोंडिंग चेंजेस विल बी मेड इन पी। मतलब जो भी सेल्स में चेंजेस आएंगे उसी के हिसाब से कोरेस्पोंडिंग चेंज किस में आएंगे, प्रॉफिट में आएंगे। इसीलिए इसको हमने नाम लिखा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब वट एवर चेंजेस, वॉल्यूम का मतलब सेल्स, तो जो भी चेंजेस उसमें आएंगे कोरेस्पोंडिंग चेंजेस किस में आ जाएंगे, पी में। नाउ अब ये मैं इस पे इतना टाइम बच्चों इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस पे एक थोड़ा कंसेप्ट है, इस पे कुछ जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, खेलोगे आप इन न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले से। अब इसको आगे हम देखते हैं, जैसे ये बात कर रहा है पीवी रेशियो की, तो लेट अस एक्सटेंड दिस फर्दर। ये देखिए इस पेज में हम यूटिलाइजेशन करेंगे, इसको हम ऊपर ले गए और इस फॉर्मूले को हमने लिखा। अब क्योंकि पीवी रेशियो हमें पता चल गया, ये सब इसमें एफ तो कांस्टेंट है, तो वट एवर चेंजेस आर मेड इन एस कोरेस्पोंडिंग चेंजेस विल बी मेड इन पी। तो दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन वन है, एक सिचुएशन टू है। सिचुएशन वन में कुछ सेल्स हैं उसके हिसाब से कुछ प्रॉफिट है, सिचुएशन नंबर टू में कुछ सेल्स हैं उसके हिसाब से कुछ प्रॉफिट है। फैक्ट्री वही है, कंपनी वही है, फर्म वही है, वही मशीनरी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों केस में क्या होगा, एक ही होगा, एफ। तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये आप नीचे देखो, पी प्लस एफ, एफ तो वही है, अपॉन एस वन। ये पहली सिचुएशन है, पी वन एस वन। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, पी टू प्लस एफ, एफ तो वही रहेगा, अपॉन में एस टू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें हम
इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला। अब आपका गेट का एग्जाम हो, आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम हो, या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो जो बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में ये फार्मूला जब आप यूज करोगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और आप, जरूरी नहीं है कि जिंदगी में एग्जाम में ही फार्मूला यूज करो, ये फार्मूला जीवन में आप प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो। अब कंपनियों में बड़े बड़े सीईओ हैं, मैनेजर हैं, वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं, अल्टीमेटली वे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो कंपनी में काम करते करते उन्हें उस चीज का नॉलेज भी होना जरूरी है कि क्या कर रहे हैं वे एक्चुअल में, सेल्स कैसे जा रही हैं, प्रॉफिट कैसे जा रहा है, अलग अलग सिचुएशंस में क्या कोरिलेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें लास्ट हम ब्रेक इवन एनालिसिस में कंक्लूजन, मतलब लास्ट एक पार्ट रहता है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेल्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेल्स। अभी देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये कुछ चीजें देखी हैं। अब हम देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सॉरी मार्जिन ऑफ सेल्स नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं इसको लिख देता हूं। द नेक्स्ट वी विल स्टडी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लिख देते हैं इसको। लिखने से क्या फायदा होता है बच्चों की, दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे अभी मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, ऐसे लिख दो आप, MOS। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं MOS का। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फार्मूले देखेंगे, एक आपका यूनिट्स के हिसाब से और एक रुपीज के हिसाब से। रुपीज के हिसाब से वाले को हम बोलते हैं सेल्स। तो सबसे पहले रुपीज के हिसाब से वाला जो फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। MOS, इसके पंजे में सबस्क्रिप्ट में लिखो छोटा छोटा करके सेल्स। MOS बड़ा बड़ा लिखना, इसके पंजे में लिखना सेल्स, MOS सेल्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स एक्स माइनस सेल्स BEP। अब देखो, ये दो आपने वस्तुएं घटाई हैं, दो चीजें आपने घटा दी, दो चीजें घटाने के बाद आपको मिला मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये दो चीजें घटाने के बाद, देखो, फार्मूला याद करने को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जरूरत है। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई, घटा बढ़ा, डिक्रीज, इंक्रीज या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अपने आप चलेंगी। जो आपके हाथ है, दिमाग है, अंतरात्मा है, दिल है, वो कैलकुलेशन अपने आप उसको फॉरवर्ड करेगा। एक बार ये खुल जाए, दिमाग खुलना जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अंग्रेजी में एक शब्द है, हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। सेफ्टी किस चीज से भाई? सेफ्टी इस चीज से, नुकसान से, लॉस से सेफ्टी, कि इतनी सेल्स कर लो कम से कम उस पॉइंट तक, जो बार बार मैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, यही तो एनालिसिस हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, कि उस पॉइंट के बाद अगर आप सेल्स करोगे तभी आप सेफ रहोगे। वो कंपनी का अल्टीमेटली एम क्या है? प्रॉफिट। मतलब उसके बाद प्रॉफिट स्टार्ट होगा। प्रॉफिट चाहे 1 रुपए का हो, 1 रुपया 2 रुपया, वो इंक्रीज करता जाएगा उस पॉइंट के बाद प्रॉफिट। तो उस सेफ्टी में तो रहोगे, उस सेफ्टी जोन में तो रहना जरूरी है। अगर उस पॉइंट से नीचे आ गए तो लॉस में जा रहे हो, वो सेफ नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस चीज के हिसाब से कंपनी की सेफ्टी बन रही है? सेल्स के हिसाब से भी, जेब में कितने रुपए आ रहे हैं। अब फार्मूले में देखो, दो चीजें घटा दी। कौन सी दो चीजें घटाई हैं? पहले मैंने लिखा सेल्स एक्स,
मतलब एक्स यूनिट्स, कितनी भी यूनिट्स हो सकती हैं, माइनस सेल्स बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में इतनी कम से कम यूनिट्स अगर आप बेचोगे तो कितने कितने में आपका मुनाफा, कितने रुपीज आपकी इनकम हुई। तो ये जो डिफरेंस है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स या रुपीज की टर्म्स में। तो ये सेल्स का मतलब रुपीज, ये आपका रुपीज। तो ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लो। अभी अभी मैंने कहा था कि रट्टा नहीं मारना, तो इसीलिए ही सबसे पहले हमने इस चीज को सारे को समझा, एक बार समझ लिया, उसके बाद इसको बिल्कुल याद कर लो। लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हो जाएगा आपका सेल्स एट एक्स माइनस सेल्स एट बीईपी। इसको अगर शॉर्ट टर्म में हम लिखें तो आपका हो जाएगा एम ओ एस सेल्स इज इक्वल टू, देखो सेल्स को हमने किससे डिनोट करा, ये देखो आप इधर एस से, कैपिटल एस से, इसको हम लिख देंगे कैपिटल एस, माइनस फिर सेल्स को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल एस, ब्रेक इवन पॉइंट। तो बार बार इतना पूरा लिखना ना पड़े, तो हमने इसको ऐसे के लिख दिया, सेल्स को हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एस। तो अगर इससे नीचे सेल्स गई, अगर इससे नीचे सेल्स गई तो क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए इसको हमने बोला सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब फॉर एग्जांपल ये आंसर आया आपका सपोज 120 रुपीज, तो ये कह रहा है कि भाई 120 रुपीज से अगर नीचे सेल्स पाई गई तो मतलब लॉस है, कंपनी को लॉस है। तो ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है 120 रुपीज। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि इससे अगर नीचे जाएगी सेल्स तो क्या होगा, लॉस होगा। अब परसेंटेज एक कंसेप्ट है, तो परसेंटेज भी पूछा जा सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन के पास फॉर्मूला है, इसी फार्मूले से फार्मूला बना देंगे। ये देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो ऊपर लिखा है आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, उसको ऐसे कैसे लिख दो न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में जनरली क्या लिया जाता है, बड़ी क्वांटिटी, मतलब एस एक्स, मतलब वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के ही टर्म्स में जितनी एक्स मतलब जितने बेची यूनिट्स, जितनी मैन्युफैक्चर करी जितनी बेची, इनटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, ये हो जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। तो आप यहां तक नोट कर लो, आई होप नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। अब इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं लास्ट, फिर हम इसको कंप्लीट हो जाएगा आपका ये टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको मैं मिटाता हूँ। सो क्लियर ऑल ड्राइंग्स, राइट नाउ। अब हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की बात करी थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने कैलकुलेट करा था सेल्स में। अब वो तो हमने जो कैलकुलेट करा था वो सेल्स के हिसाब से करा था भाई, रुपीज के हिसाब से, जो ऐसे हमने एग्जांपल लिया था 120 रुपीज। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि भाई मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में, सेल्स में मत बताओ, मुझे यूनिट्स में बताओ, कि भाई जैसे पिछली बार अभी हमने बताया भी 120 रुपए से अगर कम इनकम आई जेब में तो लॉस है। पर कोई कहे भाई मुझे यूनिट्स में बताओ, कि भाई फॉर एग्जांपल 20 यूनिट्स या 25 यूनिट्स हैं, अगर 25 यूनिट्स कंपनी बेच रही है, अगर 25 यूनिट्स से कंपनी ने कम बेची तो लॉस होगा। अगर कोई ऐसे कह रहा है कि मुझे ऐसे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आओ देखते हैं।
तो यदि कोई यूनिट्स में कहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो कैसे बात करेंगे यूनिट्स में? अगर कोई कह रहा है भाई हमें यूनिट्स में बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं। जो अभी अभी हमने ऊपर फार्मूला लिखा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रुपीज में, वो क्या फार्मूला लिखा था? वो हमने लिखा था SX माइनस SBEP। भाई कैपिटल एस क्या है? रुपीज ही तो है। ये भी रुपीज है। ये रुपीज किसके हिसाब से? एक्स यूनिट्स के हिसाब से। ये रुपीज किसके हिसाब से? बीईपी यूनिट्स के हिसाब से। अब यूनिट्स जो है वो रुपीज कैसे बनी थी? अभी हमने शुरू में देखा था वो ऐसे बनी थी बच्चों। जो रुपीज हैं वो यूनिट्स ऐसे बनी थी। देखो, ये है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो टोटल सेल्स आ गया। तो ऐसे ही तो बना था। तो यदि हम इन रुपीज को रुपीज से ही डिवाइड कर दें तो यूनिट आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, एक कोई डिजिट आ जाएगा ना, नंबर आ जाएंगे आपके पास। अब इन रुपीज को किस रुपीज से डिवाइड करना पड़ेगा? इस रुपीज से, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। रुपीज को रुपीज से डिवाइड करोगे, रुपीज को रुपीज से डिवाइड करोगे, जब भी तो एक नंबर आएगा आपके पास। और वही नंबर क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। कि भाई इतनी यूनिट्स अगर कंपनी बेचेगी तो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 यूनिट्स आ गया ये आंसर, फॉर एग्जाम्पल 12 आ गया आंसर। रुपीज को रुपीज से डिवाइड करा, सेम यूनिट को डिवाइड करा तो यूनिट लेस नंबर आएगा, तो 12 आ गया आंसर। तो 12 का मतलब ये है कि 12 यूनिट से अगर एक भी कम यूनिट बनाई, 11 यूनिट बनाई या 11 यूनिट बेची, 12 यूनिट तो बेचनी ही बेचनी पड़ेंगी। अगर 11 यूनिट बेच दी, लॉस है। 12 यूनिट बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सेफ पे हो बिल्कुल 12। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट जोन प्रॉफिट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था उसको एक बार और लिख लेते हैं। हमने ऊपर लिखा था एस किसके इक्वल था? एफ प्लस वी प्लस पी, ये देखा था हमने। और ये एस एक्स क्या था? एफ प्लस में। अब इनको दोबारा बार बार लिख सकते हो, जितनी बार लिखोगे दिमाग में बैठता जाएगा फॉर्मूला। ये बन गया था। तो यहां से जो ये नंबर ऑफ यूनिट्स है एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका, ये देखो, वो आ जाएगा आपका एफ प्लस पी अपॉन में एस माइनस वी, अपॉन में एस माइनस वी। ये तो रीअरेंजिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो एफ प्लस पी अपॉन में एस माइनस वी, ये फॉर्मूला हो गया आपका एक्स का, नंबर ऑफ यूनिट्स का। सो दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर, खेलना हमें इक्वेशन से। सो टू अर्न प्रॉफिट पी वी हैव टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि पी यूनिट्स अर्न करने के लिए, ये पी यूनिट सॉरी पी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, देखिए ये सारे रुपीज में है, ये सब रुपीज में है। तो पी प्रॉफिट, सपोज 20 रुपीज प्रॉफिट, ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट 20 रुपीज सभी यूनिट्स के हिसाब से। तो उतने यूनिट्स उतने रुपीज प्रॉफिट के लिए आपको कितने यूनिट्स, क्या कह रहे हैं, को प्रोडक्शन करनी है, बेचनी है? एक्स। कितने यूनिट्स? एक्स यूनिट्स। तो ये हो गया आपका। अब लेकिन कोई कहे भाई ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट है कि जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। उस पॉइंट के बाद उतनी यूनिट्स के बाद, सपोज 10 यूनिट्स, मतलब 10 के बाद अगर और यूनिट्स प्रोडक्शन करोगे, बेचोगे, तब प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो वो पॉइंट
वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वहां तक पी क्या है, जीरो है, वहां तक प्रॉफिट क्या है, जीरो, उसके बाद आना प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम पी हटा दें, पी को जीरो पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला एक्स का, एफ अपॉन में एस माइनस वी। सो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ही यूनिट्स की बात कर रहा है, इतनी यूनिट्स। तो ये भी पता चल गया हमने ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट किसके हिसाब से है, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। बंदा आपसे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के हिसाब से भी पूछ सकता है। अब ये चीज क्या है, ये तो आपका है यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट वाली यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट वाली यूनिट्स। बट यदि वो कहे भाई ब्रेक इवन पॉइंट हमें रुपीज में बताओ, बता देंगे। एम क्या है, बेचना, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। यदि हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट किस में चाहिए, रुपीज में, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाला था उसको रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से रुपीज से, स्मॉल एस से, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो हमारे पास ये आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो दोनों चीजें हमें पता चल गई, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी पता चल गई, ब्रेक इवन पॉइंट्स हमें यूनिट्स में भी पता चल गई। तो ब्रेक इवन पॉइंट इसको हम बोलेंगे। अब रुपीज देखो, रुपीज का दूसरा नाम क्या है, हम कई बार लिख चुके, सेल्स। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेल्स। तो लेट अस एनालाइज दिस फार्मूला बीईपी, ऊपर लिख लेते हैं इसको दोबारा। बीईपी इज इक्वल टू, ये जो एक्स बीईपी है, एक्स बीईपी, ये किसके इक्वल है, ये है आपका एफ अपॉन में एस माइनस बी, एफ अपॉन में एस माइनस बी। फॉर्मूला एनालाइज का मतलब कि इसमें क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या चेंजेस हैं वो देख लेते हैं। हम कहेंगे यदि हम एफ को बढ़ा दें, यदि हम इस न्यूमरेटर को बढ़ाएं तो क्या होगा, एक्स बीईपी बढ़ेगा, ये बात तो पता है। यदि हम v को बढ़ाएं, v को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर घटेगा, v को बढ़ाएंगे, स्मॉल v को, सॉरी, यदि स्मॉल v को हम बढ़ा दें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली ओवरऑल सिस्टम डिनोमिनेटर क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर तो क्या करेगा, घटेगा, डिनोमिनेटर विल डिक्रीज, सो ओवरऑल दिस थिंग विल इंक्रीज। तो एक्स बीईपी फिर इंक्रीज होगा, एफ से भी इंक्रीज हो रहा है, वी से भी इंक्रीज हो रहा है। बट यदि एस को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल जो एक्स बीईपी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि इन दो केस में अगर हम कहें एक्स बीईपी, वो तो इंक्रीज हो रहा है, और इसके केस में भी एक्स बीईपी इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी तीन चीजें बताई हैं। ये लग ऐसे रहा है कि सर ने तो बिल्कुल सिंपल चीज बता दी, बट दिस थिंग यू शुड एनालाइज इन द फॉर्मूला ऑलवेज। ये छोटी चीज है पर बहुत काम की चीज है। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने डिस्कस किए हैं इसमें। मैंने कुछ कोशिश करी है, तो आप इन चीजों को, ब्रेक इवन एनालिसिस जो हमने अभी करा है, ब्रेक इवन का एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ सिंपल दीज फार्मूलेज एंड कुछ हमने एग्जांपल्स देखे, समझने की कोशिश करी, इसमें सब कंप्लीट हो गया। दिस इज द कंप्लीट पैकेज। तो आप इससे सभी न्यूमेरिकल्स, सभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसको आप यूज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।